तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी के हिंदी के जो है वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णमाला बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग इसका जो है यूज़ होता है। तो कैसे कैसे यूज़ होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि किसी भी वाक्य में क्या क्या होता है। जैसे हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य में हमको एक उपवाक्य मिलता है। जैसे हमको एक लंबा सेंटेंस मिला या वाक्य मिला तो उसके अंतर्गत कुछ उपवाक्य होंगे और उस उपवाक्य में हमको पदबंध मिलेंगे। ठीक है, जो उससे बंधा होगा। ठीक है, उस पदबंध से, पद मतलब होता है यहाँ पर शब्द, उस पदबंध से हमको पद मिलेगा, शब्द मिलेंगे। ठीक है, जो शब्दों का जोड़ होता है वो पदबंध कहलाता है। फिर उस जोड़ में 2 से 3 सेंटेंस जुड़े होते हैं, 2 से 3 उप वाक्य अगर जुड़ा है तो उसको उपवाक्य बोलेंगे, और एक लंबा वाक्य क्या हो जाएगा, उसको हमको वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो पद के बाद पदबंध, फिर पद, फिर यहाँ पर अक्षर, जो भी अक्षर का हम प्रयोग करते हैं आ से लेकर ज्ञा तक, तो ये अक्षर कहलाते हैं। फिर अक्षर के बाद हमको मिलता है ध्वनि। ध्वनि को क्या बोलते हैं, वर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ण। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब वर्णमाला के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वर्णमाला में 2 तरीके से चीज़ होती है। यहाँ पर वर्ण वर्ण क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि कहते हैं। फिर वर्णमाला होता है। इस वर्णमाला में क्या होता है, इसमें भाषा वर्णों का समूह होता है, और वर्णों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया वर्णमालों का समूह। ठीक, अब मानक हिंदी भाषा में, मानक जो हिंदी वर्णमाला है, मानक हिंदी वर्णमाला में हमको स्वर के बारे में जानना है। स्वर कैसे कैसे जानेंगे इसको हम, एक तरीके से उच्चारण की दृष्टि से, और एक हम इसको लेखन के दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से कुल मिलाकर 45 है, और लेखन के आधार पर इसमें हम 52। 45 में इसमें कुल मिलाकर 35 व्यंजन होते हैं और 10 स्वर होते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, और इसमें जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखें, हमने यहाँ पर मानक हिंदी के बारे में पढ़ लिया, वर्णमाला के बारे में पढ़ लिया, और जो है वाक्य के कुछ कुछ जो भाग होते हैं, जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर, वर्ण, तो ये चीज़ें हमको जानना जरूरी है। वर्ण क्या है, ध्वनि होती है। वर्णमाला ध्वनि का समूह होता है। मानक हिंदी में स्वर के आधार स्वर, और देखिए उसका उच्चारण जो है, इसको स्वर नहीं करेंगे, इसको वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला का जो है उच्चारण और लेखन के आधार पर इनका जो है कैसे कैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर हमने स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है, देखिए व्यंजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन होता क्या चीज़ है। तो व्यंजन हो क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका अलग अलग वर्ग होता है। का वर्ग में होता है का खा गा, का खा गा, घा और ड़ा। ठीक है, चा वर्ण में होता है चा, छा, जा, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, फिर टा वर्ग होता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, ढा, ना। ठीक है, अब यहाँ पर ता वर्ग हो जाएगा ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, अब यहाँ पर पा वर्ग हो जाएगा पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो है व्यंजन कहलाता है। कुल मिलाकर हमको कितना व्यंजन मिला यहाँ पर, हमको कुल मिलाकर मिला 30। ठीक, हमको क्या करना है, 35 करना है। तो 35 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और होता है अंत स्तः, अंत स्तः बोलते हैं इसको, और ये होता है या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक होता है उष्ण व्यंजन, एक होता है उष्म व्यंजन,
ठीक। ऊष्म व्यंजन में होता है, ऊष्म में क्या होता है कि सा सा हा। ठीक है। फिर एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें छ, फिर त्रा, फिर ज्ञा, फिर स्रा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से टोटल जो हमको मिलता है 35। ठीक, प्लस 4। ठीक है, 4 ये हो जाएंगे, 35 ये हो जाएंगे। ठीक है। इसमें कुछ कुछ और जो होता है उसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर, कुल मिलाकर हमको 52 वर्ण लेना है, जिसमें 13 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे। ठीक है, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होंगे, मतलब टोटल मिलाकर हो जाएंगे यहाँ पर 52 वर्णमाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में पढ़ लिया, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, इसको जानेंगे हम लोग। जैसे विदेशी, विदेशी विदेशी से आए हुए जो वर्ण होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि जा और फा, ये क्या होता है, आगत वर्ण होता है। ठीक है, आगत वर्ण मतलब विदेशी से आए हुए वर्णों का हम लोग जब प्रयोग करते हैं उसको आगत वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ लिया, विदेशी के बारे में, विदेशी शब्द के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वर्णमाला में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कुल मिलाकर हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण जो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो कुल मिलाकर हमको 5 इसका वर्गीकरण हमको मिलता है। देखिए स्वर होता क्या है, स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली बोले जाने वाली बोले जाने वाली जो ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है उच्चारण की दृष्टि से 13 और लेखन की दृष्टि से 10। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से 13 और लेखन की दृष्टि से 10। ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण करें। ठीक है, वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। 5 होता है, हाँ सॉरी 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 5 करे थे, मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, इसमें 6 करेंगे। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर मुख्यतः 3 होता है, जिसमें दीर्घ स्वर होता है, फिर ह्रस्व स्वर होता है, फिर प्लुत स्वर होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि इसमें बहुत ही कम समय लगता है, उच्चारण की दृष्टि में हमको कम समय लगता है, मतलब एक वर्ण का उच्चारण होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है, लगभग जो है ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है, मतलब 2 वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें जो है दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। तो ये उच्चारण की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक, उच्चारण की दृष्टि से अब जो है हम लोग देखते हैं क्या, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ में क्या क्या कैसे कैसे इसको प्रयोग के आधार पर इसको हम लोग स्वर का उच्चारण करते हैं। पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर में जो है जीभ के आगे भाग से हम जब स्वर का प्रयोग करते हैं उसे अग्रभाग, उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई, ई, ए। ठीक है, फिर मध्य स्वर। मध्य स्वर में क्या होता है, यहाँ पर जीभ के मध्य भाग से हम जीभ के मध्य भाग से प्रयोग करते हैं, मध्य भाग से हम लोग प्रयोग करते हैं जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, मध्य स्वर कहलाता है, जिसमें क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, फिर पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है, यहाँ पर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे भाग से होता है, पीछे के भाग से होता है, जैसे कि आ, उ, उ, ओ और ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो है क्या है, मुख द्वार।
मुख्य द्वार के प्रयोग के आधार पर। मुख्य द्वार में कैसे इसका प्रयोग करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है यहाँ पर विविध, फिर होता है अर्ध विविध, ठीक है, फिर यहाँ पर होता है अर्ध संवृत्त, फिर यह होता है संवृत्त, ठीक है। वृत्त में क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार क्या होता है, मुख का द्वार है, मुख का द्वार पूरा खुलता है, मुख का द्वार पूरा खुलता है, ठीक है। स्वर के उच्चारण में क्या होता है, मुख का द्वार पूरा खुलता है, उसे विवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त में क्या होता है, मुख का द्वार आधा खुलता है, ठीक है, आधा खुलता है, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में मुख का द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत्त बोलते हैं। सवृत्त में क्या होता है, मुख का द्वार जो है, मतलब इसमें जो है मुख का द्वार आधा बंद रहता है, मुख का द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है। इसको अर्ध संवृत्त बोलते हैं, जिस मतलब स्वर के जो भी उच्चारण हो रहा है, स्वर के जो भी उच्चारण हो रहा है, स्वर का उच्चारण करना है इसमें। तो विवृत्त में क्या होता है, मुख का द्वार पूरा खुलता है, अर्ध विवृत्त में मुख का द्वार आधा खुलता है, अर्ध संवृत्त में इसमें मुख का द्वार है वो आधा बंद रहता है, और संवृत्त में क्या होता है, पूरा बंद रहता है, तो इसको बोलते हैं संवृत्त। तो ये हो जाएगा स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार का प्रयोग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ओठों की स्थिति, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी हो जाएगा, और एक हो गया वृत्तमुखी। ओठों की स्थिति के आधार पर अगर हमारा ओठ क्या हो रहा है, गोलाकार नहीं बना रहा है, गोलाकार नहीं बना रहा है, ठीक है, नहीं बना रहा है, ठीक है, क्या बोलता है, जैसे कि यहाँ का जो ओठ है, हमारा ओठ है वो क्या हो रहा है, गोलाकार नहीं बना रहा है, मतलब ये आवृत्तमुखी है। आवृत्तमुखी में क्या हो जाएगा, जैसे हमारा ओठ गोलाकार बना रहा है, गोलाकार बना रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा ओठ क्या हो जाएगा, गोलाकार बना रहा है, तो इसको वृत्तमुखी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उ उ ई ई ए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ ई आदि, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओठों की स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं यहाँ पर हवा के, हवा का जो प्रयोग नाक और मुंह के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवा क्या हो जाएगा, हवा किसमें, नाक और मुंह के स्थिति के आधार पर, ठीक है, स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे निर्नुनासिक, निर्नुनासिक का मतलब होता है यहाँ पर मौखिक स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल जो है मुख से हवा निकलती है, हवा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक, ठीक। तो ये हो जाएगा निर्नुनासिक स्वर हवा की स्थिति के आधार पर। और एक जो होता है वो अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अनुनासिक होता क्या है। अनुनासिक के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है कहाँ से निकलती है, हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आ आ फिर ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुनासिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है क्योंकि अनुनासिक को हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हवा के आधार पर, ठीक है, हवा की स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं एक लास्ट जो है स्वर का, ठीक, देखिए स्वर क्या बोला है, घोष तत्व के आधार पर, घोष, घोष तत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, ठीक है, इसको बोल सकते हैं घोषत्व के आधार पर,
देखिए घोष का अर्थ होता है, घोष का क्या मतलब है, घोष का अर्थ होता है कि स्वर जो तंत्रियाँ होती है, स्वर तंत्रियाँ मतलब जहाँ जहाँ पे स्वर का प्रयोग होता है उस तंत्र में श्वास का क्या होता है, कंपन होता है। श्वास का कंपन अगर हो रहा है, तो अगर कंपन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, घोष। ठीक है, क्या हो रहा है, जिन स्वर तंत्रियों मतलब जिन हमारे जो अंग है, अगर हम जिस अंग से अगर स्वर का उपयोग कर पा रहे हैं और उसमें अगर श्वास का कंपन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घोष, घोष बोलेंगे। ठीक है, और जितने भी घोष घोष होता है, जितने भी घोष या क्या बोल सकते हैं उसको, जितने भी यहाँ पर कंपन होंगे उसको क्या बोलते हैं, सघोष, सघोष बोलते हैं। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। लेकिन जितने भी स्वर का जो उच्चारण होगा, जितने भी स्वर का उच्चारण होगा वो केवल सघोष के आधार पर ही होगा। ठीक है, सघोष के आधार पर ही होगा। ये एक महत्वपूर्ण, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, स्वर का जितने भी स्वर के उच्चारण होंगे वो केवल सघोष के आधार पर होंगे। ठीक है, केवल और केवल सघोष के आधार पर होंगे। तो घोष के बारे में पढ़ लिया कि ये स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियाँ जो होती है उसमें श्वास का कंपन होता है, वो घोष कहलाता है। जितने भी घोष होंगे वो सघोष और घोष कहलाएंगे, और जितने भी स्वर जो होते हैं वो सघोष कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्वर का जो उच्चारण हम लोग ने देख लिया। तो नेक्स्ट जो अध्याय में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ने व्यंजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।